डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में आने लायक इम्पॉर्टेंट है। तो बीएससी सेकंड ईयर का जो पेपर थर्ड है वो है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो एनिमल इकोलॉजी जो है वो बहुत इजी पेपर है, क्योंकि यहाँ जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं आप 10th 11th 12th क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये बहुत इजी पेपर रहने वाला है और इसके जो टॉपिक्स है वो भी बहुत इजी हैं। तो आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम बात करें इसकी फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में आपको सबसे पहले इकोलॉजी या जो पारितंत्र है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताएं, उसी के बारे में डिस्क्राइब यहाँ किया जा रहा है। तो सबसे पहले पारितंत्र के घटक, ये आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक घटकों से। तो उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेलली हमको यहाँ बताना है। हो सकता है वो आपको पारिस्थितिकी वर्ड से भी दे दे कि पारिस्थितिकी के घटक बताइए या पारितंत्र के घटक बताइए, तो उसमें आपको जैविक और अजैविक दोनों के बारे में डिस्क्राइब करना है, अच्छे से वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन बी 5 मार्क्स में भी दिखेगा और सेक्शन सी 10 मार्क्स में भी दिखेगा। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से हाफ मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स है, 5 मार्क्स का भी फिक्स है, पर 10 मार्क्स वाली यूनिट ये फर्स्ट यूनिट है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है हमको। उसके बाद में अजैविक घटक, एबायोटिक फैक्टर, हम सब जानते हैं बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर है, लेकिन मेनली आपको 3 अच्छे से पढ़ना है, टेम्परेचर, लाइट एंड सॉइल, ताप, प्रकाश और मृदा। आप इन पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इनके आधार पर जंतुओं को जो बांटा गया है, डिवीजन किया गया है, उनको भी अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको ये कवर करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आएगा। जैसे आप बहुत सी बार आपने देखा होगा लास्ट ईयर के पेपर में रिपीट हुआ था कि प्रकाश एक अजैविक घटक है, वर्णन करो। तो उसमें आपको पूरा इसका डिटेल बताना है कि ये क्या है, किस टाइप से, इसका सोर्स क्या है, इसके आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी वर्णन करना है। ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट यहाँ रहने वाला है वो है मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका का मीन्स होरिजन, क्षेत्र जो है, जब भी हम किसी भी लेयर को लंबवत रूप से सेक्शन करते हैं और उसमें जो हमको लेयर्स दिखती हैं वही क्या है, परिच्छेदिका। और इसमें हमें मृदा की बतानी है, और यहाँ हमने पढ़े थे बहुत सारे ओ हॉरिजन है, ए हॉरिजन है, बी है, सी है, तो उन्हीं का आपको वर्णन करना है। डायग्राम बहुत अच्छा बनाना है, वर्णन बहुत अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़े, इजी है ये। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट यहाँ रहने वाला है वो है सीमाकारी कारक, लिमिटिंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेबल क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में मिलेगा, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें। लिमिटिंग फैक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं, वो भी अच्छे से आपको पढ़ने हैं, और इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, सीमाकारी कारकों का उपयोग कहाँ है, महत्व कहाँ है, वो महत्व भी अच्छे से पढ़ने। यानी सीमाकारी कारक लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड हमको पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में 10 मार्क्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अंतः जातीय और अंतरा जातीय, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। ठीक है, अब इसमें भी हमने इनके टाइप्स हैं, जैसे सहोपकारिता है, सहभोजिता है, प्रतिस्पर्धा है, इनको आप अच्छे से पढ़ें। और इनके एग्जाम्पल जो हैं वो तो हमको अच्छे से याद रखने ही है कि सहभोजिता में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, सहजीवन में कौन से एग्जाम्पल आएंगे। ये या तो आपको पूरा ओवरऑल देगा, जैसे कि अंतः जातीय अंतःक्रिया या अंतः जातीय संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों में आ सकता है। या फिर वो आपको इनके जो टाइप्स हैं, जैसे पूछ लिया सहभोजिता को उदाहरण सहित समझाइए, सहोपकारिता को उदाहरण सहित समझाइए, तो ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है लिविंग एंड शेलफोर्ड का रूल, लिविंग और शेलफोर्ड का नियम। दोनों अलग अलग है, लिविंग के न्यूनता का नियम है और शेलफोर्ड का नियम अलग है। दोनों बहुत इजी हैं, इजीली आप एक बार पढ़ेंगे वो जिसमें ही याद हो जाएगा, इसलिए ये रूल्स आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ये रूल्स आपको 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में पूछेंगे।
तो यूनिट नंबर फर्स्ट में मैटर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करें, जिसमें भी लिविंग शेलफोर्ड का रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीमाकारी कारक बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये हॉरिजॉन्टल मृदा परिच्छेदिका बहुत अच्छे से पढ़ना है, अजैविक घटक में ताप, प्रकाश और मृदा, इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, इसके अलावा जो जल है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप इन 3 को तो अच्छे से पढ़ें इसे। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का मैटर है। इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो ये भी बहुत इजी यूनिट रहने वाली है, और ये आप छोटी क्लासेस मतलब 10th 11th 12th में भी अच्छे से इनको पढ़ के आए हैं। इसमें है खाद्य श्रृंखला व उसके प्रकार, फूड चेन एंड टाइप्स। 3 टाइप्स की खाद्य श्रृंखला होती है, इनके प्रकार अच्छे से देखना है, एग्जाम्पल अच्छे से देखना है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछेंगे। इसी से रिलेटेबल है खाद्य जाल, फूड वेब। फूड वेब का आपको डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। कभी कभी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये दोनों टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, ये भी 5 मार्क्स में पूछेंगे। इसके अलावा पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ये 3 टाइप्स के हैं, संख्या के आधार पर, भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाफ मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है कभी कभी वो पिरामिड से पूछ लिए जाते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के पिरामिड होते हैं, या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के पिरामिड बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे। एक इकोटोन, निकेत वाला कभी कभी ये अलग से पूछ लेता है 5 मार्क्स में, या फिर टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी ये पूछ लेते हैं, तो इसे अच्छे से ध्यान रखना है। जैव समुदाय वाला मेजर क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर ये आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़े। जैव समुदाय क्या है, कैसे बनते हैं, लाभ हानि क्या है इनकी, तो वो अच्छे से डिटेल इनका हमको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह के मॉडल। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनके आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा होते हैं। ऊर्जा प्रवाह के बहुत सारे मॉडल आप 12th 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, यहाँ भी इसके मॉडल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स के, इनको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। ये 5 मार्क्स 10 मार्क्स में पूछ लेंगे। ऊर्जा प्रवाह के मॉडल बहुत सारे हैं, तो हो सकता है वो आपको कोई एक नाम देकर बोल दे, जैसे वाई शेप्ड मॉडल को समझाइए, और अगर कंप्लीट पूछा है तो ये मेजर क्वेश्चन में आएगा, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जनसंख्या घनत्व, इसमें भी आपको वो जन्म दर, मृत्यु दर बताना है, उनके ग्राफ बताने हैं। ठीक है, और इनको इफेक्टेड क्या क्या करती है जनसंख्या घनत्व को, ये थोड़ा बहुत डिटेल आपको इसका आना चाहिए। लेकिन यूनिट नंबर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊर्जा प्रवाह के मॉडल है, जैव समुदाय है, और ये खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड है। इन्हें आप ज्यादा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो 3rd यूनिट पूरे इकोलॉजी के पेपर की सबसे इजी यूनिट है, बहुत आसानी से आप इसे कवर करेंगे। यहाँ हम जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो एरियाज है जहाँ जंतु पाए जाते हैं, जो स्थल है, जो आवास है, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जाएगा। यहाँ आवास जो है वो जलीय आवास है और स्थलीय आवास है। अब जलीय आवास भी 2 भागों में डिवाइडेड है, स्वच्छ जलीय आवास और समुद्र जलीय आवास। स्वच्छ जलीय आवास में भी हमें यहाँ 2 चीजें पढ़नी है, झील और तालाब। झील और तालाब में इनका डिटेल आपको अच्छे से आना चाहिए, कितने एरिया होते हैं, किस शेप्ड की होती है, प्रकाश के आधार पर कैसे बांट सकते हैं, कौन कौन से जंतु, कौन कौन से पौधे किस किस एरिया में पाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत सी बार क्वेश्चन जो बनता है वो जंतु जात, फ्लोरा और फोना से रिलेटेबल भी बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन से जंतु या कौन से प्लांट्स वहां पर पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जलीय आवास में हम झील और तालाब का अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रहने वाला है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो है जोन ऑफ डीप सी, समुद्री आवास। ठीक है, समुद्री आवास के अलग अलग एरिया यहाँ बने हुए हैं, वो आपको अच्छे से डिटेल इनका पता होना चाहिए, कौन से एरिया में कहाँ तक प्रकाश आ रहा है या कौन से जंतु पाए जा रहे हैं, वो पता होना चाहिए। ये 5 या 10 मार्क्स में भी इसकी पॉसिबिलिटी 10 मार्क्स में आने की ज्यादा होती है। उसके बाद स्थलीय आवास की हम बात करें तो यहाँ हमें वन और मरुस्थल पढ़ना है।
एक चीज ध्यान रखना, मरुस्थल में रहने वाले जंतु अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं, इन आवासों में रहने लायक हो जाते हैं, वो जरूर पढ़े, उन्हें हम अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में अलग से पूछ लेते हैं और 10 मार्क्स में पूछेंगे तो मेजर पूछेंगे कि स्थलीय आवास को समझाइए या फिर वन मरुस्थल जो है उनका डिटेल बताइए कि कौन कौन से एरिया में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वेला संगम, ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे अच्छे से ध्यान दें। जब नदियां और समुद्र आपस में मिलती हैं तो वो जो एरिया बनता है या जो स्थल बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेला संगम कहते हैं। तो वेला संगम के बारे में भी पता करना चाहिए और इसके अलावा इसमें कौन कौन से एरिया हैं और वहां कौन कौन से जंतु, कौन कौन से फिशेस पाई जाती हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। तो यूनिट नंबर 3 में बहुत इजी यूनिट है, इसमें आवासों के बारे में पता होना चाहिए, वन में कौन कौन से अनुकूलन है, प्रकाश कैसा है, मृदा कैसी है, जल कैसी है, वनस्पति कैसी है, जंतु कैसे हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ बताना है। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें तो ये प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है, ये भी बहुत इजी यूनिट है। यहाँ हमको प्राकृतिक संसाधन बेसिकली वन और वन्य जीवों से रिलेटेड जो भी नोट्स में है वो अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण से बनते हैं। आपको जल और वायु प्रदूषण बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें जितनी भी डिटेल इनका है, किन कारणों की वजह से हो रहा है, इनके नियंत्रण में हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, वो सभी आपको यहाँ बताना है। उसके अलावा ये एग्जाम में पूछते हैं बार बार, वो है ओजोन क्षय। हम जानते हैं ओजोन परत जो है वो उसमें छेद बन चुका है, वो धीरे धीरे उसका लॉस होता जा रहा है, किस वजह से हो रहा है, हम इसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्टेड क्या होते हैं, वो सब आपको यहाँ बताना है ओजोन क्षय में। इसके अलावा वनोन्मूलन, ये टॉपिक भी आप अच्छे से जानते हैं, ये वन क्यों काटे जा रहे हैं, इनका क्या इफेक्ट होगा, ये डिटेल आपको बताना है। ये मेजर क्वेश्चन आने लायक यूनिट नहीं है, इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन बने, पर इसमें हाफ मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही बनता है, तो ये इसे अच्छे से पढ़ें। इसके बाद लास्ट यूनिट की हम बात करें तो ये हमारी बायोस्टैटिकी, जैव सांख्यिकी वाली यूनिट है। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, डाटा आएंगे, आपको जोड़ भाग गुना करना पड़ेगा। अच्छी यूनिट है, बहुत इजी है ये, लेकिन मेजर यूनिट है, मतलब हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मीन, मोड और मीडियन से। तो हमें इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि यहाँ पे सीरीज आएंगी, अलग अलग टाइप की सीरीज आएंगी, जैसे कंटिन्यूअस सीरीज है और भी बहुत सारी सीरीज है, उनमें डाटा का मान है। हर सीरीज के लिए यहाँ अलग अलग फॉर्मूला है कि किस फॉर्मूले से आप यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो मीन, मोड और मीडियन अच्छे से पढ़ना है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। 5 मार्क्स 10 मार्क्स में अच्छे से पूछेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि जैसे 5 मार्क्स में आपको डाटा का मान दे दिया, एक तरफ डाटा का मान, एक तरफ फ्रीक्वेंसी का मान, बोल देंगे आपको कि मीन निकालो, मोड निकालो या मीडियन निकालो। सेम ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आएगा, डाटा दे देंगे, फ्रीक्वेंसी दे देंगे, फिर उनके लिए भी पूछेंगे या तो मीन, मोड या मीडियन निकालो। तो इनके फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, उसी के बेसिस पे आप इसका एनालिसिस या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, डाटा का निरूपण। यहाँ अलग अलग फॉर्म में, निरूपण मतलब होता है किस तरीके से आप उसको अरेंज कर रहे हैं, जमा रहे हैं। तो हम या तो इन्हें डायग्राम की फॉर्म में जमा सकते हैं या फिर हम इन्हें ग्राफ की फॉर्म में जमा सकते हैं। पाई डायग्राम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ बताएंगे, हिस्टोग्राम है, पॉलीग्राम है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डाटा निरूपण से या डाटा विश्लेषण एनालिसिस से पूछ लेते हैं और एक जो अथवा वाला क्वेश्चन होता है उसमें फिक्स होता है कि वो क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, यानी मीन, मोड, मीडियन निकालने के लिए आएगा। और 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी फिक्स है, वो क्वेश्चन की फॉर्म में ही आएगा, यानी कैलकुलेशन करने के लिए ही आएगा, ठीक है। तो इस यूनिट में आप मीन, मोड और मीडियन तीनों के फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से ध्यान रख लें। एक डाटा का निरूपण अच्छे से पढ़ लें कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है डाटा को। एक डाटा का विश्लेषण में वो यही बात आ गई, मीन, मोड और मीडियन, कि हमें उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो ये पेपर
थर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से कवर करें, इजीली आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।